नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। हाल ही में एमपीपीएससी द्वारा 26 अप्रैल 2026 को प्रीलिम्स का पेपर आयोजित करवाया गया था, जिसके पेपर वन मतलब जीएस की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस पेपर में कई सारे प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करने वाले लग रहे हैं कि इनका उत्तर सही क्या होने वाला है, और इनसे रिलेटेड कई सारी शंकाएं भी उनके मन में लगातार चल रही है। तो आज का इस लेक्चर को आपने देख लिया पूर्ण रूप से शुरुआत से लेकर अंत तक, तो आप हर एक प्रश्न को समझ पाएंगे कि क्या वो डिलीट होने लायक है, या क्या उसमें दो ऑप्शंस सही होंगे, या उसमें कहीं से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे कोई भी प्रश्न जिनमें 1% का भी डाउट है, उन सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। लगभग 24 से 25 प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें विद्यार्थियों ने भेजा था कि सर इसके आप सोर्स बताइए। तो याद रखिएगा, एमपीपीएससी सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स को ही मानता है। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट्स का सोर्स हो गया, ऑथेंटिक किताबें हो गई, जो जैसे हिंदी ग्रंथ एकेडमी हो गई, ठीक है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स हो गई, इन्हीं को आपको आपत्ति लगाना है। अब ऐसे तो मेरे नोट्स में कुछ लिखा हो सकता है, किसी के नोट्स में कुछ लिखा हो सकता है। विद्यार्थी तो अलग अलग जगह पढ़ते रहते हैं, तो किसी का मेरे नोट्स से सही हो जाएगा, वो किसी का गलत हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार की तो संभावना आप ये समझिए कि आपको ऑथेंटिक सोर्स ही देना है सिर्फ और सिर्फ। तो इस जो मैं आपको बताऊंगा, इनके आपको सोर्स को कॉपी पेस्ट करना है। ये टेलीग्राम चैनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, उसमें जुड़िए, आपको ये मिल जाएगा। कॉपी पेस्ट करो और आपत्ति लगा दीजिएगा। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब इस लेक्चर के बाद भी अगर किसी विद्यार्थी को लगे कि नहीं ये प्रश्न तो फिर भी डिलीट होगा या इसमें कुछ नहीं होना है, तो देखो वो अपना अपना विवेक है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स की बात करूंगा, जिसको एमपीपीएससी मानेगा। आपके और मेरे मानने से तो कुछ होना जाना है नहीं। अब बच्चा वही मानता है जो उसका गलत होगा, है ना। जो सही होगा उसमें किसी और को गलत लग रहा होगा, लेकिन वो सही बताएगा। तो आप अपने अनुसार किसी प्रश्न को समझ रहे हैं, यही आप गलती कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न की हम बात करते हैं, आपत्ति किन किन प्रश्नों पर लगाना है। सबसे पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खजुराहो स्थित जगदम्बा मंदिर का प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है। हिंदी ग्रंथ की एक किताब में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, साफ साफ कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भी जब मैं खजुराहो मंदिर गया था, तो जगदम्बी मंदिर भी गया था। मैं जब भी मंदिर में जाता हूं तो सामने जो बाहर लिखा रहता है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ही लिखा गया है। तो ये सोर्स आप सीधा सीधा डाल सकते हैं। हालांकि आपको डालने की आवश्यकता ही नहीं है, आप कितना भी जोर लगा लेना, ये प्रश्न डिलीट होगा ही नहीं। कारण क्या है, आप इसको अपने अनुसार गलत करना चाह रहे हो, उनका जिनका गलत है प्रश्न, सीधी सी बात बोल रहा हूं, है ना। तो यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, इस मंदिर में एक ही कक्ष में अर्ध मंडप और बरामदा दोनों के दोनों व्यवस्थित है ना। एक सेकंड रुकिएगा, ये स्पष्ट तौर पर यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ। इसके बाद यहां पर बोल रहा है इस मंदिर में प्रदक्षिणा पथ रहित है, मतलब यहां पर प्रदक्षिणा पथ है ही नहीं। दूसरी बात, यहां पर गर्भगृह में लक्ष्मी की एक विशालकाय मूर्ति है, तो भैया यहां पर सीधा सीधा लिखा है पार्वती की मूर्ति है, और गर्भगृह में मुख्य द्वार पर विष्णु की मूर्ति है। तो गर्भगृह के बाहर चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा है। ठीक है, तो असत्य यहां पर क्या है, लक्ष्मी की एक विशालकाय मूर्ति है, ये असत्य है। मतलब यहां पर विकल्प सी सही रहेगा। प्रश्न और विकल्पों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। आप इसको पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। जिसका डिलीट हो गया होगा वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना चाह रहा होगा जहां से उसको नंबर मिल जाए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन आप अपना पैसा और समय इस पर बर्बाद मत कीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। आप इसको देख लो, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब देख लो, भारत सरकार की पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर जाके देख लो, वहां पर भी स्पष्ट तौर पर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी किसी को लग रहा हो तो भैया फिर मैं क्या बोल सकता हूं, अब आप लगाते रहो फिर, है ना। तो ये ऑथेंटिक ऑफिशियल, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक एआई भाषा नहीं है। अब देखो इसमें बहुत समस्या है, तो मैं आपको समझा दूं। पहले तो देखो LISP की तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। PROLOG मतलब प्रोलोग की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पर है बी और डी में।
अब दिक्कत क्या है बी और डी में, तो इसको आप समझ लो। पहले तो मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा, है ना। देखो ओओपी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओओपी कोई भाषा नहीं है, बल्कि यह प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका या फिर नजरिया है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में लैंग्वेज जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा और पैराडाइज जो होती है, मतलब पैराडाइम मतलब नजरिया, ये अलग अलग चीजें हैं। ओओपी बस एक तरीका है जिससे हम कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता होगा कि मैंने चैट जीपीटी या कहीं से लिखवा लिया है, तो ये देखो आपकी बुद्धि है ना। चैट जीपीटी या किसी भी एआई का यूज करना भी एक बहुत ही बुद्धिमानी वाला काम है। बस जाके और वहां पर टाइप कर दिया और जो उसने दे दिया और फिर आप बता देते हो कि ये देखो सर दिया है, ऐसा नहीं है ना। फिर वीबीआई क्या है, वीबीआई के अलग अलग क्षेत्रों में कई अर्थ हो सकते हैं। मतलब देखो वीबीआई जो है ना, ये तो मतलब बहुत ही मूर्खता वाला काम करा है। वीबीआई जो है, इसके कई सारे फुल फॉर्म हो सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में, प्रोग्रामिंग भाषा में। जैसे टीवी सिग्नल में इसको वर्टिकल ब्लैंकिंग इंटरवल बोला जा सकता है, एआई में विजन बेस्ड इंटेलिजेंस बोला जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी प्रोग्रामिंग में एआई भाषा नहीं है। अब बात को समझो, एमपीपीएससी ने इसका क्या माना है, इसका शायद उत्तर डी माना है। आप स्पष्ट तौर पर इसका उत्तर दो ऑप्शन सही होंगे। देखो डिलीट नहीं होगा क्योंकि दो ऑप्शन सही है इसमें, तो एआई भाषा नहीं है इसका वीबीआई। तो एमपीपीएससी ने उत्तर दे ही दिया है, वो तो सही होगा ही सही 101%। इस पर अगर कोई आपसे चर्चा कर रहा है, विमर्श कर रहा है कि नहीं नहीं डी सही हो, तो देखो मूर्खता वाली बात हो गई है ना। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है। तो ओओपी भी इसका सही होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके सही उत्तर होंगे बी और डी। अब आपको सोर्स क्या लगाना है, तो ये सोर्स है, ये एनआईओएस है ना। जिस प्रकार से एनसीईआरटी होती है, इसी तरह से एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, मेंस की तैयारी के लिए बहुत ही बेस्ट किताबें होती है। इसकी सरकार की किताबें होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा सोर्स लगाइएगा, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओओपी, जिसमें हर एक बात ओओपी के लिए लिखी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए डिफरेंट अप्रोच टू प्रोग्रामिंग एंड क्वाइट सुटेबल फॉर मैनेजिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, ये जो है, ये किसी भी प्रकार की एआई लैंग्वेज नहीं है। यहां पर भी आप साफ साफ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो विकल्पों में त्रुटि है। त्रुटि किस प्रकार की है, एक सेकंड, हाँ त्रुटि किस प्रकार की है, तो त्रुटि इस प्रकार की है कि भैया इसमें दो सही ऑप्शंस आपके माने जाए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर इतना ऑथेंटिक सोर्सेस देने के बाद भी अगर आप डिस्कशन कर रहे हो इस हिसाब से, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति, 2024-25 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आय सीमा निर्धारित थी। यह भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न बना दिया गया है। पहले तो आप इसको समझो, कुछ बच्चे इसको क्या समझ रहे हैं। कुछ बच्चे इसमें 6 लाख भी दे रहे हैं, 8 लाख भी दे रहे हैं, 10 लाख भी दे रहे हैं। मैं आपको पहले इसका फंडा समझा दूं, उसके बाद ही इसका आप आपत्ति लगाना, है ना। पहली बात, जब भी आप एससी की बात करोगे, है ना, तो वहां पर पैसा ही अलग है, स्कॉलरशिप ही अलग है। बहुत सारे बच्चे में देख रहा था स्क्रीनशॉट, पढ़े नहीं है, वो ऊपर लिखा एससी है और स्क्रीनशॉट भेज दिया। अरे एससी से मतलब क्या है जब एसटी का पूछा जा रहा है, तो ये तो गलत बात होगी। अब देखिए यहां पर प्रश्न अधूरा है। अगर हम भारत के संदर्भ की बात करें तो कुछ और हो रहा है, मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो कुछ और हो रहा है ना। केंद्र प्रायोजित स्कॉलरशिप और मध्य प्रदेश प्रायोजित स्कॉलरशिप दोनों में अंतर आ रहा है स्पष्ट तौर पर। इकोनॉमी सर्वे 2025-26 पढ़ाया था, आपको बताया भी था। तो अंतर क्या है, तो पहले तो आप ये देख लो, है ना। इकोनॉमी सर्वे 2025-26 406 नंबर के पेज पर जाना। यहां पर साफ साफ लिखा है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा जिनके पालक अभिभावक की वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक ना हो, तो 10 लाख हो गया। यहां पर एमपीपीएससी ने 10 लाख ही माना है, ठीक है। अब myscheme.gov.in पर जाते हैं, तो यहां पर एसटी के लिए क्या बोला गया है, 6 लाख रुपए बोला गया है। तो यहां पर भारत सरकार के संदर्भ में क्या हो गया, 6 लाख रुपए हो गया, है ना। फिर इसी तरीके से सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर एसटी स्टूडेंट 2021-22 से लेकर 2025-26 का डेटा पीडीएफ निकाल लेना, आपको मिल जाएगा। तो यहां पर भी इसका उत्तर क्या दिया गया है, 6 लाख रुपए दिया गया है।
अब जो बच्चे 8 लाख रुपए जो निकाल रहे हैं ना, इसका जो बोल सकते हैं सोर्स, वो एससी का निकाल रहे हैं। पहली बात तो ऊपर पढ़ लेना, और दूसरी बात या तो वो पुराना डेटा निकाल रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब सोर्स आपके लिए ऑथेंटिक सामने रख दिए हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, ये भारत सरकार के संदर्भ में है। भारत सरकार के संदर्भ में भी 2 सोर्स दे दिए हैं, MySkim.gov.in, साफ लिखा है 6 लाख रुपए, और ये ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है उसके साथ भी 6 लाख रुपए लिखा गया है। तो प्रश्न में स्पष्टता नहीं है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा गया है या भारत के संदर्भ में। भारत और मध्य प्रदेश दोनों के संदर्भ में उत्तर में कंफ्यूजन की स्थिति है। मध्य प्रदेश में के संदर्भ में इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर तो सी होगा 10 लाख रुपए, और भारत के संदर्भ में इसका उत्तर ए होगा, मतलब 6 लाख रुपए। 8 लाख तो होना ही नहीं है। जो लगाना चाहते हो आपत्ति लगा लो, पैसे बर्बाद कर लो, कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो अतः इसका उत्तर सी और ए सही माना जाएगा। यही सोर्स आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऑप्शंस में उत्तर निकल कर आ रहे हैं दो, तो 6 लाख और 10 लाख दोनों के दोनों सही माने जाएंगे। इसके बाद भी गलत लग रहा हो तो जैसी जिसकी श्रद्धा भक्ति। आगे की बात करते हैं। आदिवासियों का परंपरागत संगीत वाद्य गुदम बाजा निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? शहडोल, छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ। मैंने कल इसका जो सोर्स दिया था, पूरी जगह वही का वही घूम रहा है। इसलिए बात बोलता हूं मैं कि ऑथेंटिक सोर्स की आपको बात करना चाहिए। डिपेंड नहीं करता आपने किस किताब से पढ़ा है, सरकारी किताबें हैं, है ना, ऑथेंटिक है, या फिर सोर्स ऑथेंटिक है। अब देखो, गुदम बाजा के लिए एमपी टूरिज्म के द्वारा 2021 या 22 में, क्योंकि ये हर बार पोस्ट करते ही रहते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी पॉपुलर अमंग्स द धुलिया ट्राइबल्स ऑफ डिंडोरी, मंडला एंड शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अलावा कोई सोर्स मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी वेबसाइट है, मतलब सरकारी वेबसाइट है, सीधा सीधा बता देना, लिंक दे देना, ये स्क्रीनशॉट दे देना, बात खत्म। किसी किताब में कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं है, यही माना जाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए, डिंडोरी है क्या इसमें? नहीं है। मंडला है क्या इसमें? है मंडला, सी मध्य प्रदेश ने माना भी, एमपीपीएससी ने, और यहां पर शहडोल भी आ रहा है। इसके दो उत्तर सही होंगे, ए और सी, और कुछ नहीं होना है इसमें। किसी को डिलीट लगता हो या किसी को लगता है इसमें कुछ नहीं होना है, तो ऐसा नहीं है भैया, इसमें ए और सी होंगे। तो एक से अधिक विकल्प सही होंगे, ए और सी सही माने जाएंगे, बस, और कुछ नहीं। और ज्यादा लफड़े में मत फंसो, सब ऑथेंटिक बता रहा हूं, है ना। आगे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नांकित जनजातियों को उनकी उपजातियों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ बेगा, भारिया, कोल, सहरिया दिया है, एक तरफ रोहिया, नरुतिया, दंडामी, भूमिया, भूमिका दिया है। अब बात समझो आप यहां पर बहुत अच्छे से। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि नहीं सर, इसमें तो कुछ नहीं होगा, कल मैंने बताया भी था, लेकिन फिर भी अब देखो, बहस करने वालों से आप कभी नहीं जीत सकते हो, ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, तो अब आप समझ लो, है ना। इसका उत्तर एमपीपीएससी ने जो भी दिया हो, एक ऑप्शन इसमें गलत है। देखो, कोचिंग की किताब से आपने जो पढ़ा है उससे मैटर नहीं करता है, सरकारी दस्तावेज जो देगा उसका उत्तर सही माना जाएगा। अब देखो, दंडामी जो है ना, ये सहरिया की उपजाति है ही नहीं। अब आप समझो, दंडामी मध्य प्रदेश की जनजाति भी नहीं है। पहले तो 2-3 बातें क्लियर कर दूं, है ना। मिलती है लेकिन बहुत ही कम, इसलिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में थोड़ी कम है। तो जनजाति परिचय छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पे जाइएगा, साफ साफ लिखा है, बस्तर में गोंड तथा उसकी उपजातियां मुरिया, दंडामी, माड़िया। अब आप बोल सकते हो सर, इसमें तो दंडामी लिखा है, माड़िया है, ये तो दंडामी माड़िया। मैंने क्या बोला? बहस करने वालों से नहीं जीत सकता कोई। दंडामी अकेली जनजाति कोई उपजाति है ही नहीं कोई, दंडामी माड़िया ही कहा जाता है उसको, अभी बताता हूं सब चीजें। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया गोंड की उपजाति, तो ये तो गलत ही हो गई बात। अब 3 सही हो रहे हैं लेकिन एक गलत हो रहा है, और एक गलत है तो मान लो किसी ने दंडामी को बेगा का उपजाति मानी हो, नहीं पाता हो उसको, तो उसके लिए तो दिक्कत वाली बात है ना, उसको तो सही माना जाएगा। हो सकता है भैया, सब एडवांस थोड़ी होते, सबको समझदारी थोड़ी इतनी रहती है कि क्या देखना है क्या नहीं करना है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है।
हर कोई व्यक्ति हर प्रश्न में महारत हासिल कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुछ बच्चों जिनको पता भी होगा लेकिन कंफ्यूजन में हो सकता है डंडामी का बेगा लगा दिया हो, तो उनके लिए तो दिक्कत हो गई ना। जिसका सही है कि अरे सर 3 तो सही है ना, तो भैया 3 सही है 1 तो गलत है, ठीक। तो ये हो गया। अब एक और सोर्स मैं आपको दे रहा हूं, तो ये सोर्स है भैया, एक सेकंड रुकिएगा, अगर इसको मैं खोलने की कोशिश करूं, हम आते हैं सीधे सीधे मध्य प्रदेश में। उन बच्चों के लिए जिनको प्रश्नों में दिक्कत होती है, किताबों से सोच के वो गड़बड़ करने लग जाते हैं, तो उनके लिए है ये सब। देखो, गुजरात आ गया है, मध्य प्रदेश पर आते हैं अपन। ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में अपन जा रहे हैं अभी गोंड में। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, तो डंडामी मारिया लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो बात ही खत्म हो गई, गलत होगा ये प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। आपत्ति वाले बच्चे इसको उत्तर लगा दीजिएगा। तो प्रश्न तकनीकी रूप से गलत है क्योंकि विकल्प डी का मिलान गलत है, प्रश्न डिलीट होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार कमार जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? 266, 466, 666, 866। मध्य प्रदेश ने इसके संदर्भ में क्या दिया है? विकल्प सी सही दिया है, मतलब 666। प्रश्न और विकल्पों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग किताबों का सोर्स बता रहे हैं, सर 266 लिखा है यहाँ, 466। मैं वही बोल रहा हूँ, एक बच्चा किसी कोचिंग से पढ़ा है, उन्होंने 266 पढ़ाया होगा, एक बच्चे ने 466 कहीं पढ़ा होगा। लगा तो आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है, मानेगा तो वो 666 ही, आप कितना भी जोर लगा लो, कोई कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोल दे। अब मैं बताता हूँ ऑथेंटिक सोर्स आपको। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर जाना, टेबल A11 अपेंडिक्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन फॉर ईच ट्राइब सेपरेटली। यहां पर मैंने सर्च किया तो यहां पर आप देख रहे होंगे एसटी का नाम कमार जनजाति, कमार कमार अलग अलग है ना, कमार। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन में साफ साफ लिख दिया है 666, बात खत्म हो गई। जिसको भी दिखने में दिक्कत हो, बड़ा भी कर देता हूं, लो ये लो, बाकी तो आप कर ही लोगे बड़ा, वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये यहाँ पर मैं ये दिखा देता हूँ, है ना। तो ये 666 क्लियर है बात। ये ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे ये कमार से कंफ्यूज मत होइएगा, बात वही आएगी पूरी की पूरी प्लस करोगे तो 666 है, कोई गलती नहीं है इसमें। तो दिमाग खराब मत करना और समय भी खराब मत करना। जिसका मेंस है, जिसके नंबर अच्छे है वो मेंस पर फोकस करना, और बाकी को भी मेंस पर ही फोकस करना, लेकिन प्रीलिम्स के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मोहन नागर को वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया? खेल, राजनीति, उद्योग, पर्यावरण, संरक्षण। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन भी आपको दूर कर देता हूं। मोहन नागर जी के उस पे जाइए आप, तो पहले किस पर, इनकी प्रोफाइल पर जाइए, अपने इंस्टाग्राम पे, है ना। और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, तो उपाध्यक्ष हूँ, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का राज्य मंत्री हूँ, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ, अवॉर्डेड विद जल प्रहरी एंड वाटर हीरो, वाइल्ड लाइफ बोर्ड एमपी, ठीक है। ये तो हो गया इनकी वेबसाइट से। तो पर्यावरण संरक्षण एमपीपीएससी ने डी माना है, एक बात तो कवर हो गई। एक और ऑथेंटिक सोर्स बताता हूं मध्य प्रदेश सरकार का ही, तो जनसंपर्क विभाग, मोहन नागर, सामाजिक कार्य। अब बहुत सारे बच्चे इसको दिक्कत दे रहे हैं कि सर सामाजिक कार्य से रिलेटेड है, ना कि पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड। देखो, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं उम्मीद करता हूं, या हर कोई आपसे ये उम्मीद करेगा कि थोड़ा सा आप में कॉमन सेंस होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और फिर अगर नहीं ही निभाना चाहते हो तो लगा देना, आपत्ति, गलत होना ही नहीं है इसको। सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो किस समाज का कार्य करेंगे, तो कोई ना कोई तो फील्ड होगी ना। तो पर्यावरण संरक्षण की ये फील्ड है इनकी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट है ये, मतलब एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ पर भारत सरकार की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहां पर भी सोशल वर्क लिखा है। तो सोशल वर्क जो है ये कैटेगरी हो गई, और पर्यावरण संरक्षण जो है ये फील्ड हो गया। इसीलिए इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अपने अनुसार चेंज करना चाह रहे हो तो एमपीपीएससी इसमें आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। क्लियर हो गई? तो ये प्रश्न डी सही है, प्रश्न और विकल्पों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। मुझे कल पूरा शाम, पूरी रात, आज का पूरा शाम और आज की पूरी रात लगी है इन सभी सोर्सेस को निकालने के लिए। चाहता तो मैं भी किताबों में से देता,
अरे मैं भी अपनी किताबों के अपने नोट्स के सोर्स आपको दे सकता था ना कि जाओ लगाया हो। एमपीपीएससी को मतलब नहीं है कि अरे हमें पेपर आने वाला है यार, चलो हमें शुक्ला सर के नोट्स ले आते हैं उसमें से पेपर बना देते हैं। सब पढ़ा है, बहुत सब कुछ देखा है आपने, है ना। अब क्या होता है ना, वो जो 20-25 प्रश्न है वही सबके सब चला रहे हैं। अरे वो तो आप नहीं भी चलाओगे तो वो तो बच्चा कैसे आने ही आना है, उसमें क्या। बात यह है कि जो किसी ने नहीं पढ़ाया वो आया क्या, है ना, वही बात बनती है। खैर, ये सब बात अपन बाद में आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको ही आपको करना है अच्छे से काम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्यवार वनों के अंतर्गत क्षेत्र में देश के 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं। ये सबसे कंफ्यूजिंग है। देखो, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं अरे ये एफआरए थोड़ी पूछा है, यहाँ पर तो राज्य का वन क्षेत्र पूछा है, राज्य के अंतर्गत वन क्षेत्र क्या है ये पूछा है, एफआरए नहीं पूछा है ना, रिजर्व फॉरेस्ट नहीं पूछा है। भैया पहली बात तो या तो आपने वन पढ़ा नहीं है ठीक से, या पढ़ा है तो आपने समझा नहीं है। मुझे आप बता दो कि राज्य का वन क्षेत्र अगर निकालना है तो किस प्रकार से निकालोगे। दो ही तरीके होते हैं। अब वो दो तरीके को आपको मानना ही नहीं है और आपत्ति लगा के पैसा खराब करना है तो कर लेना। अब यहाँ पर आपत्ति तो लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है वो मैं बता रहा हूं। देखो, दो बातें हैं। जिसका ये सही है वो इसको सही मान रहा है, नहीं होगा डिलीट किसी भी प्रकार से। मैंने कल ही बोल दिया था कि ये डिलीट होने वाला है, विकल्पों में त्रुटि है। कैसे है वो मैं बता देता हूं। ये उनके लिए है जो मानना ही नहीं चाह रहे हैं। वन के अंतर्गत क्षेत्र को दो ही प्रकार से मापा जाता है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। उसको आप मानना ही नहीं चाहते, भैया मत मानो, मत लगाना आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जरूर आपत्ति लगाना, सबको नंबर मिलेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश वन क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर। कल इसका मैंने वीडियो भी जारी कर दिया था, बच्चों बोल रहे थे नहीं अरे ये डिलीट नहीं होगा। कोई बात नहीं, मत होने दो, एग्जाम वाले दिन बात करेंगे। देखो, क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। कोई है क्या ऐसा इसमें? कोई नहीं। दूसरी बात, वनावरण के संदर्भ में भी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोई यहां पर है क्या? नहीं है। ये दो ही बात होती है, इसके अलावा किसी के पास कोई तीसरा चौथा तरीका है तो भैया बता देना, हम भी पढ़ लेंगे, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ये प्रश्न डिलीट होगा, विकल्पों में त्रुटि है, पूरी तरीके से डिलीट। इसको सोर्स बना के आपको लगा देना है। किसी किताब में कुछ भी दिया हो गलत है, वो मैं सीधा सीधा और स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूं। ठीक, आगे की बात करते हैं। वेब ब्राउजिंग में यूआरएल का अर्थ क्या है? अब आप ये सोचोगे अरे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये मतलब ये वो प्रश्न है जिसपे किसी ने चर्चा नहीं करी है और चर्चा करने लायक भी नहीं है, लेकिन मैं इसको क्यों लेकर आया हूं आपके सामने वो मैं बता देता हूं। तो वेब ब्राउजिंग में यूआरएल का अर्थ जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। कोई दिक्कत नहीं है, एमपीपीएससी ने भी सी दिया है, लेकिन इसमें एक पेज है जो एमपीपीएससी ने खुद गलती करी है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर किसी बच्चे ने यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी लगाया है, ध्यान से सुनिएगा, 100% इसका आंसर यही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई दिक्कत नहीं है, सबने लगाया होगा। लेकिन बाय चांस किसी बच्चे ने यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर लगाया है तो आप आपत्ति लगा दीजिएगा, आपको भी सही कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं कारण क्या है। इसमें कोई सोर्स नहीं दूंगा, एमपीपीएससी ने खुद ही सोर्स देकर रखा हुआ है। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 के पेपर को निकालना, 28 नंबर का प्रश्न देखना। ठीक है, 28 नंबर के प्रश्न, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। इस 28 नंबर के प्रश्न में इसमें बी और सी दोनों माना है, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी माना है और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी माना है, दोनों के दोनों। तो सबने सी लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने गलती से डी लगाया है तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, इसमें फायदा ही होगा उसका जिसने डी लगाया है। यही है, सीधा सीधा सोर्स लगा देना कि सर ये आपने ही माना है, और अगर ये गलत है तो फिर इसमें बच्चों का जिसका सिलेक्शन हुआ है 1 नंबर से ऊपर नीचे हुए होंगे उनको केस कर देना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर से कितना ऊपर नीचे हो सकता है बच्चा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब याद रखिएगा, प्रोविजनल उत्तर कुंजी नहीं थी, ये अंतिम उत्तर कुंजी थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुत गहन विचार करके मैंने पूरा का पूरा लेक्चर बना रहा हूं। तो प्रश्न और विकल्प में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, उत्तर सी ही होगा।
लेकिन राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 की फाइनल आंसर की में यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर को भी सही माना गया है। अतः यह एक पीएससी के द्वारा की गई गंभीर चूक है, दोनों सही हो जाएंगे। क्लियर। 2023-24 में चावल उत्पादन के आधार पर देश के प्रथम 4 राज्यों का सही आरोही क्रम आपको बताना है। आरोही आपको पता ही है, छोटे से बड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बच्चों का बहुत कंफ्यूजन है। पीआईबी, देखो पीआईबी की वेबसाइट पर भी बहुत गलतियां रहती है, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बोल देता हूं, सीधा सीधा बोल रहा हूं, एमपीपीएससी की वेबसाइट पर भी बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक, अब इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, कोई पीआईबी का निकाल के बता रहा है, कोई किसी का निकाल के बता रहा है, लेकिन जो वेबसाइट जो सरकार की संस्था जारी करती है उसका बताओ, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देख लीजिए, सबसे पहले फिल्टर लगाया मैंने, टॉप 5 बताना भैया, राइस का ही बताना आप, ठीक है, 2023-24 का ही बताना, ये फिल्टर लगा दिया, ये उसने दे दिया सामने कि भैया देखो स्टेट वाइज राइस प्रोडक्शन जो है 2023-24 में पहले पर तेलंगाना है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर वेस्ट बंगाल है, चौथे पर पंजाब है और पांचवें पर छत्तीसगढ़ है। ये देख लो, उपज यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स। मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, एक एक बात कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे सोर्सेस को, वो मैं आपको बता रहा हूं। 2020 से ही मैं इस प्रकार से ही पढ़ा रहा हूं, ऑथेंटिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट्स और इन सब का, ये तो अब धीरे धीरे सब पढ़ाने लग गए हैं, जो पढ़ा है सबको पता ही होगा, है ना। तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम पंजाब और छत्तीसगढ़, तो विकल्प बी सही है। मतलब यहां पर अगर हम देखें पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तो यहां पर आप देखोगे पांचवे को छोड़ दें हम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, क्योंकि 4 ही पूछे गए हैं, तो उत्तर विकल्प बी सही है। प्रश्न और विकल्पों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, पैसा बर्बाद मत करना, कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद भी किसी को लग रहा है तो भैया लगा लेना, क्योंकि एमपीपीएससी इसको मानेगा, किसी किताब को नहीं मानेगा। सरकार की वेबसाइट है, देख लो अब, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, बात खत्म। दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम आपको बताना है। मतलब फिर से छोटे से बड़े पर आपको जाना है, जहां आरोही आ जाए मतलब छोटे से बड़ा। अब यहां पर भी बच्चों को बहुत दिक्कत है, दिसंबर 2025 का डेटा कैसे ढूंढ के लाए, तो उसके लिए हम है, मतलब मैं हूं। तो देखिए, आपको ये सामने स्पष्ट तौर पर भारत सरकार के द्वारा जो डेटा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। तमिलनाडु आप देख लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सब चीजें। राजस्थान पर भी रेड लगा दिया है मैंने, महाराष्ट्र पर भी लगा दिया है, गुजरात पर भी लगा दिया है, और ये चारों का ही आप ये सामने टोटल कैपेसिटी दी गई है, स्थापित क्षमता दी गई है, कर लेना ऊपर नीचे, मैंने तो करके दिया ही है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो भैया विकल्प सी सही है, प्रश्न और विकल्पों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, सरकारी वेबसाइट है, ए टू जेड हर राज्य के बारे में बताया गया है, रैंकिंग आप टोटल कैपेसिटी से निकाल लेना। ये सब अलग अलग पावर जो है ऊर्जा क्षमता है, यहाँ पर टोटल कैपेसिटी बताई है, और जो प्रश्न है तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सभी के अनुसार आप देख लेना, सी विकल्प सही आएगा और कोई त्रुटि नहीं है। मैंने बोला ना, बच्चे अपना प्रश्न किस प्रकार से समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, वो दिक्कत दे जाता है, और फिर क्या है, सोर्सेज भी ऐसे चलते फिरते रहते हैं जिसमें बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए मैं आपके लिए सब सोर्स लेकर आया हूं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम, भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2022 के अनुसार मैंगनीज के उत्पादन में कौन कौन सा राज्य देश में द्वितीय स्थान पर था? उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। अब इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन भी चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आईबीएम 2022 की रिपोर्ट पर आप जाओगे तो ले चलता हूं, ये रहा, यहां पर लिखा हुआ है मैंगनीज और ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज और इन 2021-22 मध्य प्रदेश कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बाय कंट्रीब्यूटिंग 32%, फॉलोड बाय महाराष्ट्र 27%, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आप देखो, जिसको इसमें लगाना ही है आपत्ति वो बहस ही करेगा, तो आपके हर एक बात को क्लियर कर देता हूं। आप बोलोगे 2021-22, अरे भैया 2022 का पूछा है तो 2022 के पहले वाला वर्ष तो शामिल हो गई होगा ना। फिर एक कोई बच्चा ये बोल सकता है, अरे सर आप मैंगनीज ओर की बात कर रहे हो, यहां पर तो मैंगनीज पूछा है। तो थोड़ा सा आपको खनिज डिटेल में पढ़ना चाहिए। जब भी हम जमीन से कभी भी शुद्ध मैंगनीज धातु को निकालते हैं
तो कभी भी मैंगनीज की धातु शुद्ध नहीं निकलती है, हमेशा अयस्क मतलब और ही निकलता है। सरकार केवल उसी चीज का हिसाब रखती है जो खदान से तोलकर बाहर आता है। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखिएगा। और आईबीएम की वेबसाइट पर चलो आप चले जाओ, आपको मैंगनीज अकेला नहीं दिखने वाला है, मैंगनीज और ही दिखेगा। तो इस प्रश्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सी ही इसका सही होगा। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? महामना मालवीय मतलब मदन मोहन मालवीय, बाबा रामचंद्र, इंद्र नारायण द्विवेदी या झिंगुरी सिंह? अब इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उसका कारण क्या है? इसमें आपने बहुत कुछ अलग अलग सोच बनाकर रख ली है, इसलिए दिक्कत हो रही है। अब देखो हिस्ट्री का तो कोई ऑथेंटिक किताबें ही होती है अच्छे अच्छे पब्लिशर्स की, है ना, कोई वेबसाइट तो ऐसी रहती नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ वेबसाइट्स है जो प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य, जैसे भारत सरकार की आजादी के अमृत महोत्सव को आप देखोगे, बिपिन चंद्र की सबसे बेहतरीन किताब, इनकी किताब को आप देखोगे तो फरवरी 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र ने किया था। गौरी शंकर मिश्र ऑप्शन में नहीं है तो हटा देते हैं। मदन मौलवी मालवीय इसके समर्थक थे। बाबा रामचंद्र का मुख्य योगदान 1920 में अवध किसान सभा से रिलेटेड था। अब बच्चे क्या कर रहे हैं ना, संयुक्त किसान महासभा और अवध किसान महासभा दोनों को मिला रहे हैं, लेकिन संयुक्त 1918 में बनी थी, अवध किसान महासभा 1920 में बनी थी। यहाँ पर जो बाबा रामचंद्र है वो अवध किसान महासभा से रिलेटेड है। अब दूसरी बात, इंद्र नारायण द्विवेदी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। झिंगुरी सिंह का तो खत्म ही कर दो। अब मदन मोहन मालवीय के लिए बच्चे बोल रहे कि ये सर ये ऑप्शन में होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा बता देता हूं, देखिए ये सरकार की तरफ से दिया गया डेटा, ठीक है। 1918 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो बोला गया है 1918 में सबसे पहली ये बनी थी संयुक्त प्रांत किसान महासभा, तो ये फरवरी 1918 में बनी थी। गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने बनाई थी। अब मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने इसका समर्थन किया था, इन्होंने स्थापना नहीं की थी। मतलब मैं कोई एक संस्था की स्थापना कर रहा हूं और मेरा दोस्त उसका समर्थन कर रहा है, तो वो संस्थापक नहीं कहला जाएगा। यहीं पर आप गलत करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगाना है आपत्ति, आपकी मर्जी है, होना जाना इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आप इसको गलत समझ रहे हो। अब एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर एक दिक्कत और है। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा भी की गई थी? यहां पर आप भी का मतलब इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय भी निकाल रहे हो, लेकिन यहां पर भी का मतलब इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर भी है। मदन मोहन मालवीय केवल समर्थक थे, ना कि संस्थापक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, लगा दो भैया, मैं क्या बोल सकता हूं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। दिसंबर 2024 के अंत तक भारत की विदेशी मुद्रा भंडार, तो इसमें भी कुछ बच्चों ने मुझे बोला था, मैंने चलो भैया ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें किसी को कुछ लग रहा हो कि 643 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर नहीं होगा, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये पीआईबी की वेबसाइट है ना, बहुत सारी जगह गलती रहती है, इसलिए मैं सोर्स को डबल चेक करता हूं। तो रिपोर्ट और पीआईबी में एकदम सेम लिखा हुआ है, इसलिए फिर पीआईबी का ले लिया। तो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टूड एट यूएसडी 640.3 बिलियन एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024। और प्रश्न भी दिसंबर 2024 से पूछा और यही पूछा है, साफ साफ स्पष्ट तौर पर उठा लिया है। और ये इकोनॉमी सर्वे 2024-25 का डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगली बात करते हैं, यदि माता पिता दोनों में से एक सिकल सेल रोग वाला है और एक सिकल सेल रोग वाहक वाला होगा, तो उनके कितने प्रतिशत बच्चे सिकल सेल रोग वाहक वाले हो सकते हैं? तो एक में वाहक बोला है और एक में रोगी बोला है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 25% होगा। एक बच्चे ने मुझे पूरा कैलकुलेट करके ही बताया कि सर इसका 25% होगा। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इतना दिमाग मत लगाओ, अभी मैं सोर्स दूंगा, आपको सब समझ में जाएगी। देखो यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई दिमाग नहीं लगा। कारण क्या है, एमपीपीएससी ने इसमें कोई दिमाग, आपको ये लग रहा होगा और ये प्रश्न तो एमपीपीएससी ने बैठ के और फिर कैलकुलेट करके बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, इस वेबसाइट पर जाना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में, है ना, एक पूरा पेज खुलेगा, उसमें फिर यहाँ पर यह रोग अनुवांशिक कैसे होता है सिकल सेल से रिलेटेड, इसमें ये वाला पॉइंट जो है ना, इसको प्रश्न बना दिया है इनने। यदि माता, पढ़ लो आप,
यदि माता पिता दोनों में से एक व्यक्ति सिकल सेल रोग वाला है और एक व्यक्ति सिकल सेल वाहक रोग वाला होगा, तो उनके कितने प्रतिशत बच्चे सिकल सेल वाहक वाले होंगे? तो 50%। यही एमपीपीएससी ने उत्तर माना है। हो सकता है किसी को ठीक से नहीं दिख रहा हो, तो लो भैया मैं इसमें थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूं, ये आप पढ़ लो पॉज करके। ये कुछ मत दिमाग लगाओ, ये केवल और केवल निकाला गया प्रश्न है, बनाया गया नहीं है, एमपीपीएससी ने वेबसाइट से ले लिया है। अब आप हर एक प्रश्न को पढ़ लो, जो मतलब हर एक पॉइंट को पढ़ लो, प्रश्न में यही वाला एग्जैक्ट है और 50% इसका उत्तर होने वाला है। कुछ बच्चों ने अगर इसको दूसरा समझ रहे हैं कि 25% या 75% या ऐसा कुछ, तो आप इसको देख रहे होंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना। लेकिन जब आप प्रश्न से मिलान करोगे तो ये होगा। तो भैया ये उसमें मत रहो मुगालते में कि एमपीपीएससी ने इसको बैठ के बनाया है, ये बस छापा हुआ प्रश्न है और कोई नहीं है। तो यहाँ पर भैया प्रश्न बी सही, विकल्प बी सही है, कोई त्रुटि इसमें नहीं है। अगला प्रश्न, संसद के संविधान संशोधन के अधिकार के को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के किस केस के द्वारा दी गई थी? अब देखो यहाँ पर केशवानंद तो हटाई दो, गोलकनाथ तो हटाई दो, यही दो है केस जिसमें बच्चों को दिक्कत हो रही है। यहां भी आप गलत समझ रहे हो, वो कारण भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये भी 51 में आया, ये भी 51 में आया। शंकरी प्रसाद केस से पहले चंपक दोराई राजन केस आया था। तो अब दिक्कत क्या है? तो इसमें बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर सी और डी दोनों होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो एमपीपीएससी ने डी माना है वही सही होगा। अब मैं आपके मन में जो गलत फहमी है वो निकाल देता हूं। देखो चंपक दोराय राजन जो केस है, इसमें मद्रास सरकार के एक सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी, ना कि संसद के संविधान संशोधन के अधिकार को। यह जो केस है मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर था। पहली बात तो आप ये समझ, ठीक है, बात हो गई। अब ये पूछ क्या रहा है? संविधान संशोधन की बात। अब हम शंकरी प्रसाद के केस में आए तो ये पहला ऐसा केस था जो सीधे तौर पर प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की वैधता को चुनौती दी गई थी इसमें। और इसमें यह पूछा गया था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। तो भैया ये बात है। अब बच्चे इनको दोनों समझ रहे हैं। ये फैसला अप्रैल 1951 में आया था और शंकरी प्रसाद केस जो है अक्टूबर 1951 में आया था। तो आप पहले आने के कारण इसको पहला समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपत्ति मत लगाना, और ऐसा आपको समझाया भी नहीं होगा अभी तक किसी ने जो आपत्ति आपको दे रहे थे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको सोर्स चाहिए तो ये लो सामने स्पष्ट तौर पर सोर्स है। जिसको अंग्रेजी आती है पढ़ लेना, जिसको नहीं आती है पढ़वा लेना किसी से भी, है ना। ऑथेंटिक पीडीएफ सुप्रीम कोर्ट के स्क्रीनशॉट दे दिया मैंने, है ना। तो किसी प्रकार की कोई त्रुटि इसमें नहीं पाई जाती है, बात खत्म हो गई। जनगणना 2011 के अनुसार जिलों का दशकीय वृद्धि दर जो है ये कितनी होगी? तो इसमें भी बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन। अब देखो किताब ऑथेंटिक में जब बोलता हूं ना, ऑथेंटिक किताब की बात करो तो मध्य प्रदेश का भूगोल हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब निकालना। यहां पर पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे पर झाबुआ, तीसरे पर भोपाल। ऑप्शन एमपीपीएससी ने डी माना है, बात खत्म हो गई। किसी भी किताब में, किसी भी कोचिंग की किताब में कुछ भी दिया हो, आपको लगाना है, आपत्ति लगा देना। सोर्स कौन सा एमपीपीएससी मानेगा, बार बार मैं आपको बता दे रहा हूं किसे मानता है, तो ऑथेंटिक सोर्स को वो मानता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंदौर, झाबुआ, भोपाल। तो विकल्प डी सही है, किसी प्रकार की कोई इसमें त्रुटि नहीं है। अगली बात, भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में कितना था? कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत थी, तो ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा। आप इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पीआईबी का निकालना, इसको आरबीआई की वेबसाइट से भी मैंने चेक कर लिया है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 53.9 इन मार्च 21 टू 64.2 इन मार्च 2024। तो ये मार्च 2024 64.2 जूम कर लेना, आपको दिख जाएगा, है ना। मन से, इंग्लिश मन से नहीं बोल रहा हूं मैं, देख के ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये याद रखना 64.2, कोई त्रुटि नहीं है, गलत नहीं होने वाला है। विज्ञान की कौन सी शाखा ऋतु तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों के अवलोकन, समझ और पूर्वानुमान से संबंधित है? इसमें भी कुछ बच्चों को दिक्कत है। तो देखो कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं, सीधा सीधा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाना, ये इनके मैंडेट पढ़ लेना, अधिदेश साफ साफ लिखा हुआ है ना। मौसम विज्ञान से ही रिलेटेड हो, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए ना। ये तो कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, फिर भी कोई दिक्कत किसी बच्चे को थी तो मैंने ले लिया है, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। कोई त्रुटि इसमें नहीं पाई गई है। आप देख रहे होंगे
कि जो भी प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा ना, हर एक प्रश्न मैंने ले लिया है बहुत मेहनत करके, ताकि बच्चों को फिर अब टाइम बर्बाद और पैसा बर्बाद करना ही ना पड़े। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की जाती है? 129(3), 127(4), 122(1), 124(2)। यहां बच्चों को दिक्कत है, और मैं आपको बोलता हूं सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही प्रश्न है। इसमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कोई सोर्स नहीं डाला है, क्लास में जैसा समझा है उस प्रकार से आप इसका सोर्स निकाल लेना और उस सोर्स को आप लगा देना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो, जब आप कानूनी परिभाषा समझते हो ना, या कानूनी परिभाषा पढ़ते हो, तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट का एक जजेस एक्ट है 1958, उसके अनुसार सेवा शर्त शब्द के अंतर्गत वेतन, भत्ते, छुट्टी मतलब लीव, पेंशन, ये सभी आते हैं। ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर सेवा शर्तों की बात कही गई है, तो जजेस एक्ट 1958 के अनुसार सेवा शर्तों को तो समझो आप पहले, वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन, ये सभी आते हैं। और चूंकि ये सभी अनुच्छेद 125 के तहत प्रावधानित किया गया है संविधान में, इसीलिए सेवा शर्तें इसी अनुच्छेद का हिस्सा माना जाता है 125 का। मतलब यहां पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अब जब ऐसा कुछ नहीं है तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। अब 124(2) वालों को भी थोड़ी सी बात बता देता हूं भैया। 124(2) में जो बातें लिखी गई है ना, कि भैया की नियुक्ति होगी, इतने वर्ष तक रहेंगे, वो उसको सेवा शर्तें समझ रहे हैं। वहां पर केवल प्रक्रियाएं बताई गई है ना, कि कौन नियुक्त करेगा, कितना कार्यकाल होगा, कैसा कार्यकाल होगा, किसे त्याग पत्र दे सकते हैं, ये सभी तो वो प्रक्रियाएं हैं, ना कि सेवा शर्तें। और प्रक्रियाओं को अगर आप सेवा शर्तें समझ रहे हो तो गलत है ये। 124, अब देखो एकदम मतलब एमपीपीएससी को जैसे यूआरएल जैसा नशा करके ही इसका उत्तर देना है, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, वो तो 124(2) मान लेगा। पहले भी ऐसा हुआ है, चले जाना के कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध नंबर से रुक रहे हो, तो ये तो सरासर गलत है। 125 इसका सही उत्तर होगा। फिर भी किसी को बहस करना है तो भैया फिर करते रहो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो प्रश्न और विकल्प दोनों में त्रुटियां हैं, अतः प्रश्न डिलीट होने की पूर्ण संभावना है। ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहां पर क्या दिक्कत है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक वर्ष में विधानसभा के न्यूनतम 2 अधिवेशन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। बेटी की आवाज आ रही होगी पीछे रोने की, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब देखो, ये तो ठीक है, राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को बुलाता है, ये भी ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त करता है, ये गलत है, और एमपीपीएससी ने डी ही माना है। लेकिन इसको देखो आप, बी को, 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक त्रुटि है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, जो एमपीपीएससी के द्वारा जिसने भी पेपर को टाइप किया है उसने ये गलती की है। संविधान का अनुच्छेद 174 जब आप देखोगे और उसका खंड 1 देखोगे, वहां पर साफ साफ पर बोला गया है या लिखा गया है कि भैया पहले जो अधिवेशन होगा उसकी अंतिम बैठक और अगले अधिवेशन की पहली बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया, लेकिन ये क्लियर नहीं है ना। अब भैया एक अधिवेशन में तो कई सारी बैठक होती है, एक बैठक हुई, खाना खाने चले गए, स्थगित हो गई, फिर बैठक हो गई, तो अब 6-6 महीने का अंतर करोगे क्या? तो ये एक त्रुटि है जिसका फायदा आपको मिल जाएगा। 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये 2 बैठक जो है ना, इसको सही तरीके से कवर नहीं किया गया है या सही तरीके से क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए ये गंभीर त्रुटि है। तो याद रखिएगा, ये साफ साफ मैंने दे भी दिया है, ऑप्शन बी में गंभीर त्रुटि है, अतः 2 उत्तर सही हो सकते हैं, बी और डी, क्योंकि असत्य पूछा है। इसमें भी किसी को कुछ बहस जैसा लग रहा हो तो भैया फिर करते रहो, कुछ नहीं कर सकते उसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व दिया गया है? इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, तो वो कंफ्यूजन में क्लियर कर देता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एमपीपीएससी ने सही माना है और यही सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 338 अनुच्छेद में जाओगे तो वहां पर 10वें नंबर का जब आप पॉइंट पढ़ोगे तो लिखा है, इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश
जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड 1 के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रति भी इसमें निर्देश दिया है। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के अधिकार और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व अनुसूचित जाति आयोग को दिया गया है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है कि जब 104वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2019 में, तो उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके अधिकारी और इनके अधिकार और इनकी रक्षा के देखरेख का काम आज भी अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कर रहा है, जब तक कि संसद कानून बनाकर इसे बदल नहीं देता है। तो इस प्रश्न में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, सही होगा ये। मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग में 2018-19 से 2022-23 की अवधि में कितनी वृद्धि प्रदर्शित हुई है? 230, 320, 180, 280। एक भी कोचिंग वाला इसका ऑथेंटिक सोर्स अभी तक नहीं बताया होगा। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। कोई दिक्कत मत करना, इसमें दिमाग मत चलाना। मैंने आपको बोला हर एक सोर्स ऐसा दूंगा कि मतलब किसी कोचिंग वाले का फिर आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। यही सोर्स आपको मतलब इस लेक्चर को, इस वीडियो को, इस सोर्स को इतना फैला दो कि भैया बच्चे परेशान ना हो और सही तरीके से पैसा बर्बाद ना करे और फालतू का पैसा बर्बाद ना करे और सोर्स भी उनको सही मिल जाए। तो देखिए इकोनॉमी सर्वे 2018-19 में दायर किए गए पेटेंट मध्य प्रदेश का 194, 2022-23 तक का पूछा गया है तो 646। यहां पर भी आप पेटेंट फाइल्ड एमपी का देखोगे तो 2018-19 194, 2022-23 646। अब देखो यहां पर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो देखो एकदम एग्जैक्ट की हम बात करें ना तो 233 निकल कर आता है और 233 निकल कर आ रहा है, कैलकुलेट आप करोगे तो 233 आएगा एग्जैक्ट। लेकिन जब 233 आ रहा है तो एकदम नियर बाय को लिया जाएगा, मतलब 230 को लिया जाएगा। तो इस प्रश्न की गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैलकुलेट करने पर ये 233 आना है लेकिन नियर बाय 230 है। तो एमपीपीएससी ने इसलिए इसको 230 ही सही माना है। अब आप 233 आपका एक्यूरेट लग रहा है, आप आपत्ति लगाना चाहते हैं तो ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, बाकी में मैंने किसी में नहीं बोला है, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना और लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसमें कोई त्रुटि नहीं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री की फरवरी 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के दवा क्षेत्र का सकल स्थिर पूंजी निर्माण भारत में अंश क्या है? इसके दो उत्तर निकल कर आ रहे हैं, एक 1.9 निकल कर आ रहा है, एक 2.2 निकल कर आ रहा है। एमपीपीएससी ने इसको 1.9 माना है, एक आध जगह 2.2 भी दिया है। तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री फरवरी 2025 की जब आप रिपोर्ट देखोगे तो यहां पर देखो क्या लिखा गया है। MP's pharmaceutical sector remains relatively small with India's pharmaceutical landscape accounting for only 2.9% in terms of the number of factories, 1.9% in terms of real output and 2.4% in terms of workers employed to elevate its prowess and make substantive contributions to। फिर आगे लिखा गया है तो दवा क्षेत्र जो है 1.9 आगे लिखा हुआ है, शायद गलती से इतना सही लिखा हुआ है, तो 1.9 यहां पर निकल कर आ रहा है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। ठीक है, 2021-22 में दालों के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो 2021-22-23 का आप इकोनॉमी सर्वे निकालना, यहाँ पर पहली ही बात लिखी गई है मध्य प्रदेश में दालों का उत्पादन। तो मध्य प्रदेश भारत में दालों का प्रमुख उत्पादक है। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलों और ये सभी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। और आप देखोगे तो 2021-22 पूछा गया है, तो 2021-22 के मामले में मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर प्रथम स्थान ही प्राप्त करता है। किसी को कंफ्यूजन हो तो ये जूम कर लेना और पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्रश्न ए और विकल्प ए सही है, प्रश्न और विकल्प में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। और इस प्रकार से सभी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन जिन पर आपत्ति लगाना है सब बता दिए मैंने। स्पष्ट तौर पर बताया कहां पर दो ऑप्शन सही होंगे, स्पष्ट तौर पर बताया कौन सा डिलीट होगा, स्पष्ट तौर पर बताया कौन सा डिलीट नहीं होगा। एमपीपीएससी के फाइनल आंसर की तक वेट कर लीजिए, हमेशा बताता हूं हमेशा वही होता है, तो इस बार भी आप देख लीजिएगा। और अब मुझे लगता है चर्चा मत करना इस पर, समय बर्बादी है। जिसका मेन से 2-3 दिन का समय लीजिए, घूम फिर के आइए और एग्जाम की तैयारी करें। जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है बेहतरीन तरीके से जल्द ही कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको। बेहतरीन जैसा हमेशा पढ़ाते हैं वैसा का वैसा ही पढ़ाएंगे और बेहतरीन पढ़ाएंगे।
तो प्रीलिम्स के लिए 1-2 लेक्चर्स रहेंगे आपके और 80% मेंस पर फोकस रहेगा, ताकि अगले प्रीलिम्स तक आपका मेंस भी बहुत कुछ हो जाए। तो इन सोर्सेज के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखी है, और फैला दो इस लेक्चर को, और इन सोर्सेज को बेहतरीन तरीके से सब तक पहुंच जाए। फिर अभी भी आप सोर्सेज को, अलग अलग सोर्सेज को आप दिखाना चाह रहे हो कि सर इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, तो भैया ये तो फिर बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है, क्योंकि ये सब ऑथेंटिक सोर्स है। किसी किताब का निकाल कर दोगे तो उससे कोई लेना देना नहीं है, फालतू की बहस ही होगी और कुछ नहीं है। बाकी सबका अपना अपना विवेक। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।